दर्शकों नमस्कार। जीवन साथी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिलें हो जाती है आसान जब प्यारा सा हमसफ़र हो साथ। हमसफ़र खूबसूरत है ये बात मायने नहीं रखती है, मायने ये चीज़ रखती है कि वो आपकी कितनी कद्र करता है। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में, इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जो 20 साल का सफ़र एक दूसरे के साथ बिता चुके हैं। बहुत ही हसीन खूबसूरत सी यादें हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, और ये सफ़र उन्होंने MP, UP, HP इन सब जगहों से इकट्ठा किया है और आज हमारे साथ और आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव। तो तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे प्रोफेसर तीर्थराज सिंह जी का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में JP यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, और इनकी वाइफ का भी स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर रागिनी राज सिंह का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में JP यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। तो सर आपका और मैम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जब बातचीत हुई तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे जहन में आई कि ये भी बात करेंगे, ये भी बात करेंगे। पहले तो आपकी मुलाकात के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने कहा कि 20 साल का सफ़र आप तय कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। मुलाकात कैसे हुई? ये जो MP, UP और HP तक का सफ़र था इतना लंबा, ये कैसे तय किया आपने? सर आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, ये जो हमारी कहानी है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी लेंदी भी है जी। पर मैं बताना चाहूँगा कि ये 20 साल का जो सफ़र है वो तो शादी के बाद का सफ़र है। उसके पहले का भी 4-5 साल का सफ़र था। तो बेसिकली शी वाज एक्चुअली माई ब्रदर्स रिलेशन। एक्चुअली शी वाज मेरे ब्रदर की जो साली थी, ये बड़े वाले सबसे वाले ब्रदर जो थे। तो भैया की शादी पर तो मुलाकात नहीं हुई हमारी जी, बट पता था कि हैं ये। बट इन 2000 व्हेन आई फर्स्ट टाइम विजिटेड भोपाल, में पहली बार जब भोपाल गया घूमने, तब वहाँ पे मुलाकात हुई, बात भी हुई। उसके बाद लगा कि हमारी काफ़ी अच्छी कंपेटिबिलिटी है जी। मैं भी मास्टर्स कर रहा था, वो भी मास्टर्स कर रही थी, और उसके बाद हम मिले, बातचीत हुई। इस तरीके से हमें लगा कि हम लंबे समय तक हम साथ में रह सकते हैं जी। तो उसके बाद थोड़ा सा और जाना एक दूसरे को, उसके बाद फिर फैमिली वालों को भी बताया जी। देन 2004 में फिर मैरिज हुई हमारी। क्या बात है। और फिर हम अब 20 साल शादी को हो गए और ये लंबा सफ़र हमने इस तरीके से तय किया, और हम खुश हैं साथ में, एंड वी आर एंजॉयिंग इन हिमाचल ऑल्सो जी। रागिनी मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब हमारी शादी नहीं हुई होती है, हम टीनेज में होते हैं या फिर कॉलेज लाइफ जो हमारी होती है, तो हम बहुत से सपने संजो के रखते हैं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसा होना चाहिए, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए। जब आपकी मैरिज हुई सर के साथ, तो जो ख्वाब आपने संजोए थे, क्या उन पे बिल्कुल फिट बैठे सर, या कुछ कमियाँ थी? अगर रही कमियाँ तो कैसे उन चीज़ों को मैनेज किया आपने? मेरे जो ख्वाब थे लाइफ पार्टनर को लेके वो कुछ ऐसे थे कि मैं बस ये चाहती थी कि मुझे जो हस्बैंड मिले वो टिपिकल हस्बैंड्स होते हैं वैसे ना हो दोस्त जैसा हो मेरे। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे साथ तो यही रहा कि कभी ऐसा कोई लाइफ में पॉइंट नहीं आया कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे कोई टिपिकल हस्बैंड मिल गए। सो एवरी टाइम जब से शादी हुई है कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा कोई मोमेंट नहीं गया है कि जो जब इन्होंने दोस्त की तरह मेरी हेल्प ना की हो, समझा ना हो मुझे, और मुझे आगे बढ़ने में मदद ना की हो, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो यानी कि ये जो हेल्प वाला फैक्टर है, हाँ, ये सबसे बढ़िया रहा आपके लिए कि आप इम्प्रेस हो गए सर से कि हेल्प कर रहे हैं, हाँ, तो मेरे लिए बेस्ट हैं। मुझे हस्बैंड में दोस्त चाहिए था और दोस्त मिल गया जी। और सर आपने क्या क्वालिटी देखी मैम में जो आपने लाइफ पार्टनर के रूप में मैम को चुना? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, बट हाँ ये बिल्कुल वैसी हैं जैसा मैंने सोचा क्या था। बात है, क्या बात जो मैं चाह रहा था कि एक सिंसियर डेडिकेटेड लेडी चाहिए जो मेरे परिवार का भी ध्यान रख सके, मेरा भी ध्यान रख सके, दोस्त की तरह केयर करे, बच्चों की भी और सभी की, माता पिता की। और उससे ज़्यादा ही मिला मुझे असल में, क्योंकि जब हम साथ में थे शादी से पहले कुछ साल, तो उस टाइम पे हमें लगा कि वी आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, कंपेटिबिलिटी थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बारे में कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ। इट वाज लाइक ए परफेक्ट थिंग हैपेंड, और वो आगे चलता गया कारवां, और हम आगे बढ़ते गए जैसे ज़िंदगी आती गई खुशी के साथ। बस। तो आपने कहा कि आप ट्रेनिंग के लिए भी बाहर गए थे, एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई, स्टडी आपकी सारी बाहर हुई। हाँ, उस समय का जो टाइम पीरियड था कितना बेस्ट रहा आपके लिए, और आगे की लाइफ को स्पेंड करने में कितना अहम रोल अदा किया उस टाइम पीरियड ने आपकी? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। जब मेरा PhD ख़त्म हुआ उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट के लिए हम गए थे इजराइल तेल अवीव यूनिवर्सिटी।
सो उस टाइम इनकी PhD चल रही थी, बट लकीली द यूनिवर्सिटी पीपल फ्रॉम MNIT दे परमिटेड कि 1 साल का कोर्स वर्क करके ये भी साथ जा सकते हैं। तो पहली बड़ी अच्छी चीज़ तो ये हुई कि पेरेंट्स को बड़ा रिलैक्स रहा कि बेटी जा रही है तो साथ में ये भी जा रहे हैं, तो सारी टेंशन वहीं ख़त्म हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम भी हम दोनों की पढ़ाई चल रही थी, तो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है, यदि कोई टेंशन में है या किसी टाइप की कोई फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालना कैसे है। तो ऐसी कई सारे मूवमेंट्स, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई। बाहर के लोगों से मिलना जिनका कल्चर अलग था, बहुत सारी चीज़ें हमने उन लोगों से भी सीखी कि लाइफ में आपको ग्रो करना है, पॉजिटिवली जीना है, तो आप क्या चीज़ें छोड़ सकते हो और क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो। सो वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। और उसके बाद हमने कोशिश की तब से लेके अब तक जो तब सीखा था वो अब भी हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहें, ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहे, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी ट्रबल के। क्या बात है। कल्चर की बात की मैम ने कि बाहर गए तो कल्चर डिफरेंट तो रहता ही है। वैसे भी कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। तो ये बात बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कही है। कल्चर की बात है, एक MP से है, एक UP से है, और अब आप HP में सेटल हो चुके हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और जब मैम के साथ मिले तो कल्चर कितना डिफरेंट लगा आपको? और शादी ब्याह में तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक रहता है, कुछ हसीन यादें जो आप तमाम दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि असल में मैं UP में पला बढ़ा था और ये MP में पली बढ़ी थी। थोड़ा सा डिफरेंस तो है कल्चर में। वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे, सीधे, भोले भाले, और दे आर वेरी सपोर्टिंग। और उसके बाद जब हम हिमाचल में आए तो यहाँ पे तो और भी अच्छा माहौल, अच्छे लोग, बढ़िया एनवायरनमेंट। मतलब आप ये मान के चलो कि कहते हैं ना सोने पे सुहागा। बिल्कुल। तो UP MP HP करते करते और घाट घाट का पानी पीते पीते, घूमते फिरते हम वाकना घाट, कंडा घाट की वादियों में आ गए और आराम से रह रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। जी। तो मैम घाट घाट का पानी पी लिया, सर ने कहा। आपको कौन से घाट का पानी बहुत पसंद आया? जो MP में थे वहाँ की चीज़ें, वहाँ की वादियाँ याद आती हैं? UP सबसे बेस्ट लगा या HP? मेरे हिसाब से तो ऐसा है, मेरी लाइफ के लिए जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे ये हैं वही जगह मेरे लिए सबसे अच्छी होती है, चाहे वो UP हो, चाहे MP हो, चाहे HP हो। लेकिन फिर भी यदि हम बात करना चाहेंगे तो जैसे कि माइंड सेटअप बना रखा है कि UP के लोग ऐसे, बिहार के लोग ऐसे, यहाँ के लोग ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि जैसे मैं अपने परिवार की बात करूँ, अपने हस्बैंड की बात करूँ, इवन मेरे इन-लॉज की भी बात करूँ, एवरीवन इज सो जेंटल एंड सो मच गुड ह्यूमन बींग्स कि मुझे आज तक किसी टाइप की कोई परेशानी ही नहीं हुई है। और जैसा कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत आती है या छोटी बड़ी जैसी भी प्रॉब्लम है, आप यकीन नहीं करोगी, इवन मैं अपने ससुर जी से डिस्कस कर सकती हूँ और मुझे हमेशा गाइडेंस देते हैं। और उनकी एक बात जो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कहते हैं बात करने से ही बात बनती है। क्या बात है। आपने बात की कि बिहेवियर बहुत अच्छा रहा जब आप अपने ससुराल में गई। आप जब शादी होती है तो 2 परिवारों का, 2 कल्चर जो है वो आपस में मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब कल्चर जो है आदान प्रदान होता है, संस्कृति का यहाँ से वहाँ। एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल होती है। जो दूसरा इंसान घर में आता है और जो घर में उसको अपनाता है, उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। मैम को एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए तो सर आपने किस तरह से हेल्प की मैम की? किस किस चीज़ में हेल्प की? बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, परिवार भी एक दूसरे से वाकिफ़ थे, तो उनको भी ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पर यह है कि हाँ, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे जैसे ज़रूरत थी। सबसे अच्छी बात थी कि हमारे जो रिश्ता था उसमें सच्चाई थी, ईमानदारी थी, वो हमेशा से रही। वो हमने उसको मेंटेन किया थ्रू आउट, अभी तक कर रहे हैं और आगे भी लाइफ टाइम करते रहेंगे। तो इन 2 चीज़ों की वजह से, सच्चाई और ईमानदारी की वजह से किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हुई नहीं। बाकी इनके पेरेंट्स, इनके फैमिली मेम्बर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स सभी जानते थे, सपोर्टिव थे एक दूसरे को लेके। तो कभी भी ऐसा कोई मतलब जो होता है ना एक फैमिली में मनमुटाव जैसी कंडीशन, ऐसा कोई पल आया नहीं जी। और मेरे पेरेंट्स साथ में रहे, इनके पेरेंट्स जब जरूरत हो यहाँ आ जाते थे हिमाचल, उनको भी हिमाचल में बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसा कोई पल आया नहीं, सब साथ में रहते थे, साथ में घूमना बड़ा अच्छे से कट रहा है, ऐसे कोई पल आए नहीं। फिर भी जहाँ ज़रूरत होती थी, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, मान लो कि यू आर नॉट वेल, सिक हैं आप, थोड़ा बीमार हैं, तो हम एक दूसरे की थोड़ी हेल्प करें, सपोर्ट करें। हालांकि ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वर्किंग वूमेन पर लोड वर्किंग मेल से ज़्यादा होता है, डेफिनेटली। इन पे भी लोड अभी भी मेरे से ज़्यादा है, पहले भी था। मैं कोशिश करता हूँ अपने लेवल पे हेल्प करने की, पर इतनी नहीं कर पाता जितना करनी चाहिए।
बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ये जो आपने अभी वर्डिंग्स कही ना, मैम के लिए यही सबसे बहुत अच्छा गिफ्ट रहा मैम के लिए, क्योंकि अगर हस्बैंड थोड़े से अच्छे शब्द भी कह दे तारीफ में वाइफ के लिए कि आपने इतने अच्छे एफर्ट्स किए, तो उनके लिए कुछ इससे बढ़िया कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। इट्स लाइक टॉनिक फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल, और वो और ज़्यादा एनर्जी के साथ उस काम में लग जाएंगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है उसमें रिस्पेक्ट जो है एक दूसरे के लिए कितना अहम रोल अदा करती है और कितनी स्मूथली चलती है आपकी ज़िंदगी अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मुझसे। एक्चुअली शुरू से मेरा मानना यही है, प्यार की बात है, बड़ी ज़रूरी है, प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़रूरी है। क्योंकि प्यार का क्या होता है कि शायद कहते नहीं है कई लोग कि शादी का साल हुआ और उसके बाद सारे फितूर उतर जाएंगे। यदि आप रिस्पेक्ट करते हो तो उससे क्या होता है कि बाय द टाइम प्यार बढ़ता रहता है। रिस्पेक्ट क्योंकि आप करते हो, आप चाहते हो कि वो इंसान सुखी रहे, आप चाहते हो कि उसका सब लोग भी सम्मान करें, आप भी करते हो, और जब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो ऑब्वियसली मैं यही बताऊंगी कि प्यार और बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता। क्या बात है। सर अब आपसे सवाल रहेगा, कहते हैं कि जो लव मैरिज है उसके मुकाबले जो अरेंज मैरिज है ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है, लेकिन आपकी लव मैरिज है और इतना प्यार आप में देखने को मिल रहा है, रिस्पेक्ट देखने को मिल रही है, और 20 साल का सफ़र कोई कम नहीं होता है। आप एक दूसरे की खामियां जानते हैं, खूबियां जानते हैं, और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है किस मोड़ पर, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका क्या नज़रिया है इस बारे में और कितनी सच्चाई है इस बात में? ओके, मतलब ऐसा है कि हमारी कंडीशन तो चलो है ही, पर इन जनरल मैं ये नहीं किसी भी उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहता कि अरेंज मैरिज अच्छी नहीं है, लव मैरिज अच्छी है, या लव मैरिज अच्छी नहीं है, अरेंज अच्छी है। ये दो जो जन मिल रहे हैं इसमें शादी में, उनकी कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है, उनके परिवारों पे भी डिपेंड करता है। पर मेरा ये मानना है कि व्हेन मैरिज इज लव कम अरेंज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि उसमें आप पहले ही एक दूसरे को इतना समझ चुके होते हो, एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होता है, एक दूसरे की परिस्थिति के बारे में पता होता है, तो आप एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ते हो। टिपिकल अरेंज मैरिज में कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं और उसकी वजह से कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। वो चीज़ें लव कम अरेंज मैरिज में, सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ प्योर लव और प्योर अरेंज, आई एम ऑलवेज इन द फेवर ऑफ लव कम अरेंज मैरिज। जी, साथ ही एक दूसरे को जाने, पहचाने, फिर आगे बढ़ें, और फिर परिवार वाले जाने, और फिर सब जाने, तो एक एग्जाम्पल सेट होता है समाज के लिए। और ये हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है उसके लिए एक मैसेज भी जाता है, बिल्कुल, कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सब कुछ सोच समझ के करना है। जी, एक बहुत ही खूबसूरत सी पंक्ति है किसी की जो मुझे अभी याद आ रही है, और हम एक दूसरे का मूड ठीक करने के लिए कई बार गिफ्ट देते हैं, और ये भी रहता है कि शायद वो खुश हो जाए हमारे सरप्राइज से। कई शाय फील करते हैं, कई देते नहीं हैं गिफ्ट, कई ऐसे होते हैं कि बात बात पे गिफ्ट देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी पंक्तियाँ हैं। अपने हाथों से बना एक स्वेटर भेज सकती हो, छत पर आकर बात करने में ठंड बहुत लगती है। बड़ा ही प्यारे अंदाज में गिफ्ट मांगा गया है अपनी महबूबा से कि आप हमें गिफ्ट दें। तो कभी मैम का मूड ठीक करने के लिए, या मैम आपने सर के लिए कोई गिफ्ट दिया है जो अभी तक याद है और दिल के बेहद करीब हो आपके? हमारे साथ ऐसा रहा कि कभी जैसे इंटेंशनली कोई गिफ्ट लेने वाली कभी बात आई नहीं, क्योंकि हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अलग हूँ या ये अलग हैं। जब भी कभी कुछ लेना है, जैसे ज़रूरत है, पता है, मुझे पता है, इनको पता है, तो हमेशा ऐसा ही हो गया है कि मांगने से पहले ही वो चीज़ मिल जाती है। क्या बात है, हमेशा ऐसे ही हुआ है। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कि पता है सर को कि किस चीज़ की ज़रूरत है, और बिन मांगे। और एक बड़ी अच्छी बात मैं बताऊँ कि जैसे जनरली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बर्थडे है, आपका एनिवर्सरी है, उसी दिन आपको गिफ्ट मिले। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि यदि आप अपने हमसफ़र को समझते हैं, जीवन साथी को समझते हैं अच्छे से, तो ज़रूरी नहीं है किसी दिन का इंतज़ार करें। हर दिन आपके लिए उतना ही स्पेशल हो सकता है, और आप कभी भी गिफ्ट दे सकते हैं, और कभी भी कोई सरप्राइज अरेंज कर सकते हैं। तो दिन का इंतजार करने जैसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो इजराइल का ट्रिप रहा सर आपका, वो किसका आइडिया था? वो गिफ्ट दिया गया या क्या था, वो थोड़ा बताइए। वो एक्चुअली वो आप कह लीजिए कि वो मेरा गुड लक था जी। जब मैं इनके साथ जुड़ा, लाइफ में अच्छा होता गया, और वो कहानी भी ऐसे ही है। फिर इनकी पीएचडी तभी ख़त्म हुई थी, मैं तो ऑलरेडी आई वाज इन पीएचडी, तो इनको एक ऑफ़र मिला, इनके जो सुपरवाइजर हैं वहाँ से, तेल अवीव यूनिवर्सिटी ऑलवेज इन द टॉप 100 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, उनके जो प्रोफेसर योसी सेखम डायमंड, वो इंडिया आए हुए थे कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद, एंड वहाँ पे इनका इंटरव्यू लिया, और देन ही सेलेक्टेड हर फॉर द पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन। क्या बात है। उसके बाद हमारी शादी तो 2004 में हुई थी, 6 में हमें ये मौका मिला, 2006 में मैं NIT भोपाल से PhD कर रहा था। फिर हम गए 3 साल के लिए, हम वहीं रहे इजराइल, और वहाँ पे गए
वहाँ के नए लोगों से मिलना, उनसे बहुत कुछ सीखना, और हम क्यूरियस थे, सीखना चाहते थे, बहुत कुछ सीखा वहाँ से। वहाँ से हम फिर और जगह भी घूमे, वहाँ से हम फ्रांस गए, हम स्विट्ज़रलैंड गए, ग्रीस गए, हर साल समर में एक ट्रिप बनाते थे। क्या बात। वहाँ से भी सीखना, नए लोगों से मिलना, कल्चर को जानना, वर्ल्ड के कल्चर को, क्योंकि इंडिया में रहते हो आप, अपना कल्चर ठीक है, औरों का कल्चर आप जानते हो तो कुछ नया सीखने को मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें हम जो किताबों से नहीं सीख सकते वो हम घूम के सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद बहुत सारा ज्ञान मिला, उसको लाके आज भी हम जेपी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते हैं तो अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, हिमाचल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है, हम उसको पास ऑन कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशंस, एंड दैट इज आवर लाइफ्स मोटो आल्सो। जी, डॉक्टर रागिनी, आप बताइए कि एक हाउसवाइफ के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए ये जो साल में एक ट्रिप है, ये कितना ज़रूरी है और कितना स्ट्रॉन्ग करता है ये आपके रिलेशन को, और जो ब्रेक मिलता है आपको भागम भाग भरी जिंदगी से, कितना रिलैक्स फील करते हैं उसके बाद, कितना ज़रूरी है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यदि हो सकता है, पॉसिबल है, तो सभी लोगों को साल में एक, हो सके तो 2 ट्रिप प्लान करने चाहिए, क्योंकि जो रोज़ की ज़िंदगी है, कई बार आप परेशान भी हो जाते हो कि रोज़ सुबह उठे फिर वही काम किया, ऑफिस गए, लौटे शाम को फिर वही काम, तो कभी कभी लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि इतनी मोनोटोनस हो जाएगी कि हो सकता है आप कभी कभी छोटी छोटी खींच एक दूसरे पे निकालें, पॉसिबल है कई बार। और अच्छा यही है कि साल में एक ट्रिप, हो सके तो 2 ट्रिप फैमिली के साथ प्लान करें। बहुत सारी यादें बनती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो हो सकता है रेगुलर लाइफ में आप कर ही नहीं पा रहे हो एक दूसरे से, कभी ऐसा मूड नहीं बन पाता है कि बात हो पाए, तो ऐसी कई सारी चीजें जब आप घूमने जाते हो। एक बड़ी जरूरी चीज बचपन से हम सुनते जा रहे हैं कि जब आप घूमने जाते हो किसी के साथ, जो आपकी बॉन्डिंग है तब और स्ट्रांग होती है। तो वो बीच बीच में फैमिली के साथ जरूर, यदि आप घूमने जाते हो तो सभी के लिए बहुत अच्छा है जी, कुछ अच्छा ही होगा जी। सर, अब आप से जानना चाहेंगे कि जेपी यूनिवर्सिटी में आप हैं, मैम भी सेम इंस्टीट्यूट में हैं, जब सेम इंस्टीट्यूट में हस्बैंड वाइफ हैं, काम कर रहे हैं, तो कितना फ़ायदा है एक दूसरे के लिए और क्या क्या नुकसान रहते हैं इस चीज़ के? कुछ खट्टी मीठी यादें हैं आपकी दोनों के साथ में सेम इंस्टीट्यूट में काम करने वाली? हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है, मतलब हमारे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो टीम है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी सब लोग बात करते हैं कि हम 1 और 1 11 की तरह काम करते हैं जी। डिपार्टमेंट दोनों के अलग हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं तो वो 1 और 1 2 नहीं होता, वहाँ 1 और 1 11 हो जाता है। और हमने पिछले 14 साल से हम वहाँ पे हैं साथ में, बहुत सारे वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस साथ में भी कराए हैं जी। इवन हमें कई बार हमारा कंट्रीब्यूशन ऐसे भी रहता है कि मेरा वहाँ रोल नहीं है तब भी मैं इनको सजेशन दे रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है मैं इनकी हेल्प ले रहा हूँ आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ये कमेटी में नहीं है तब भी मैं इनकी हेल्प ले सकता हूँ, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है जी। ड्रॉबैक कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है ना, पीछे तो लोग बात करते ही हैं कि हस्बैंड ने सक्सेसफुल है तो वाइफ ने कर लिया, वाइफ सक्सेसफुल है हस्बैंड ने कर लिया, वो लोगों के बोलने का नज़रिया है। बस हमारा मानना ये है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो लाइफ को लेकर बड़ा पॉजिटिव है, तो हम हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, जिसको जो कहना है वो कहे, ठीक है। बाहर तो हो गया एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक महिला है अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाती है, कई बार निग्लेक्ट कर देती है, फैमिली को ज़्यादा ध्यान देती है, जब वाइफ बाहर भी काम कर रही है, घर में भी काम करना है, हेक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो आप घर के कामों में किस तरह से मैम की हेल्प करते हैं और कितनी लेती हैं मैम हेल्प? जैसे मैंने बताया कि मैं उतनी नहीं कर पाता जितनी मुझे करनी चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ। जब से बच्चे बड़े हुए थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ी हुई है, जैसे बच्चे आए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उनकी हेल्प करने की जी। किचन में थोड़ा बहुत हेल्प करना, घर के कामों में थोड़ी बहुत हेल्प करना कोशिश करता हूँ, और बाकी तो यही बताएंगी कि हेल्प कितनी चाहिए और कितनी कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, कितनी चाहिए मैम? हाँ, जैसा कि बीइंग लेडी आप भी समझ सकते हो, जब घर का काम होता है, जब आपकी तबीयत ठीक है तब तक तो सब ठीक है, जैसे ही मान लो आपका मूड खराब है या तबीयत खराब है, वही काम जो रोज का है आपको पहाड़ जैसा लगने लगता है, तब लगता है कि बिना बोले कोई समझ जाए और आके बोल दे ला हम हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा है कि जैसे मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूँगी कि शादी के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हो सकता है शुरू में आपको अगला इंसान ना समझे, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसको शायद आपका चेहरा देख के आप कितने परेशान हो देख के ही समझ जाता है आपका पार्टनर कि कितनी हेल्प की ज़रूरत है, तो इस हिसाब से मुझे हमेशा हेल्प मिल जाती है जी। अब थोड़ा सा आपकी लाइफ से जुड़ा तो है, थोड़ा सा बाहर हट के सवाल रहेगा। अपने बच्चों पे हम बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल रहें, शुरू से उनका एम सेट कर देते हैं कि बेटा आपको इसी गोल की तरफ निकलना है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतने टाइम स्टडी को आप दोगे, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट में जाके काफ़ी सारे बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है, आपके बहुत से बच्चे हो जाते हैं और उनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डबल हो जाती है। तो जो
अब पढ़ाई के तरीके हैं बदल चुके हैं और टीचर के मायने भी बदल चुके हैं। पहले जितनी इजी जॉब मानी जाती थी उतनी इजी नहीं रही है। तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल आपका बढ़ चुका है, कितनी डिफ़िकल्ट हो चुकी है वहाँ आप दोनों की लाइफ, और घर में और बाहर उन चीज़ों को कैसे आप मैनेज करते हैं? डिफ़िकल्टी लेवल की यदि हम बात करें जॉब में, तो मैं मानती हूँ आप सही कह रहे हो कि पहले के मुकाबले पेपर वर्क भी बहुत हो गया है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, करने भी चाहिए, क्योंकि काम के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी कहीं किसी हद तक ज़रूरी है। और जो मेरा मानना है सबसे बड़ा सपोर्ट है बच्चों के लिए, हम यही कर सकते हैं कि उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकें। पढ़ाई तो बच्चे करेंगे ही, चाहे वो आपके अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हों या PhD स्टूडेंट्स हों, व्हाटएवर। तो जो हमारी लाइफ पे हम ये कहें कि काम बड़ा है या बहुत डिफ़िकल्ट जॉब हो गई है, कह सकते हैं, पर वी नीड टू मैनेज। जी, बहुत सी जगहों पे आप घूम चुके हैं सर। भोपाल की या MP की कौन सी जगह आपके दिल के बेहद करीब है और जहां आप मैम को घुमाने ले गए और अभी तक उन यादों को आप जब याद करते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं? भोपाल में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और इनके साथ मैं कई बार गया हूँ वो है भोजपुर टेम्पल जी, जहाँ पे हम साथ में जाते हैं। और अभी भी जब हम भोपाल जाते हैं कोशिश करते हैं कि एक ट्रिप वहाँ की लगा लें, क्योंकि भोपाल से वो करीब 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो कई बार पहले तो हम 2 व्हीलर से जाते थे, अभी गाड़ी से भी जाते हैं, लेकिन हम उस ट्रिप को आई एम श्योर ये भी एंजॉय करती होंगी। वो प्लेस ऐसा है जो हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं लाइफ में भोपाल में। बाकी जगह तो हम घूमने वाले हैं, तो हम कई जगह घूमते रहते हैं, सब जगह एंजॉय करते हैं, बट वो प्लेस जो है थोड़ा सा दिल के ज़्यादा करीब है। तो 14 साल तो आपको हिमाचल प्रदेश में भी हो गए, तो हिमाचल की कौन सी जगह है जहाँ पर अक्सर अपनी फैमिली के साथ आप जाना पसंद करती हैं? अक्सर की बात तो क्या करना है, हम कोशिश करते हैं हर बार नया प्लेस कवर करें। जी, अक्सर तो जैसे कि ये बोलें कि मल्टीपल विजिट्स किसी जगह के, बार बार जाना ऐसा तो नहीं हो पाता है, बच्चे भी बिजी हैं, हम भी बिजी होते हैं, पर हम कोशिश ये करते हैं कि हर बार कोई नई जगह देख लें कि हिमाचल में भी कुछ छूट ना जाए। ऐसा होता है। हम ये भी बहुत बार सुनते हैं, अक्सर कार्यक्रम में ये बात होती है कि किसी के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर निकलता है, और अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं तो आप बहुत जल्दी सामने वाले को इम्प्रेस कर लेते हैं। आप दोनों में से कुकिंग में सबसे बेस्ट कौन है? डेफिनेटली सी इज वन ऑफ द बेस्ट। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है सच में, मतलब कहते हैं ना उंगली चाटने वाला जो खाना होता है। जी। तो मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स रहते हैं मेरे, इनके भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जो हमारे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कई बार हम उनको भी घर पे बुलाते हैं लंच या डिनर पे, और बहुत अच्छा खाना बनता है। बच्चे भी तारीफ करते हैं, जो बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, इंडिया में सेटल्ड हैं बहुत सी जगह पे, उनको पता है कि मैम का जो खाना होता है वो एकदम बढ़िया होता है। जी, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत ये भी आता है बनाना, बट नॉट अप टू दैट लेवल। तो कौन सी डिश है जो दिल के बेहद करीब है मैम के हाथों की, आप जब खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं? एवरीथिंग, बट जैसे शाही पनीर है आपका, और आलू की कचौड़ी है, पनीर पराठा है, मतलब लाजवाब। जी, और कौन सी ड्रेस में मैम सबसे खूबसूरत लगती हैं आपको, इंडियन वेस्टर्न? वैसे तो इंडियन में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, साड़ी और सूट जी नॉर्मली। जी, तो मैम एक दूसरे के साथ इतना लंबा सफ़र आपने तय कर लिया, और मैसेज अगर आप दें कि आजकल हम देखते हैं कि पेशेंस जो यूथ में है बहुत कम हो चुके हैं, और मैरिजेस में जो तकरार है वो उसके कारण सबसे बड़ा यही रह गया कि पेशेंस लेवल आपके कम हो चुके हैं। तो ऐसे में ऐसे जोड़ों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा, मेरा अपना तजुर्बा यह है कि इंसान है हम, गुस्सा हमें भी आ सकता है, पेशेंस हम कभी भी लूज़ कर सकते हैं। जी, एक्सपीरियंस ये रहा मेरा कि मान लो कि किसी मुद्दे पे आपकी तकरार होती है ना, आप भी गुस्से में हैं, पार्टनर भी गुस्से में है, बेहतर ये है कि कोई एक इंसान उस दिन के लिए चुप हो जाए। जी, फायदा ये होता है कि अगले दिन जब आप बात करोगे आपको पूरा एक दिन मिलेगा सोचने के लिए, समझने के लिए, फिर हो सकता है आपको अपनी गलती खुद महसूस हो कि मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी। जी, अगले दिन आप बात करोगे तो हो सकता है बात करने की जरूरत ही ना पड़े। जी, पेशेंस जरूरी है इसलिए क्योंकि आपको पूरा एक दिन रुकना है इस टॉपिक पे फिर से बात करने के लिए, और लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वहीं ख़त्म हो जाती हैं। जी, हम अक्सर देखते हैं कि जॉइंट फैमिली में जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह के, तो आप इस चीज़ को कितना तवज्जो देते हैं कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ बच्चे टाइम स्पेंड कर पाएँ? और कई बार हम रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, लेकिन विजिट हम ज़रूर करवाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिल जाएँ, तो संस्कार देने में जो ग्रैंड पेरेंट्स है कितना अहम रोल अदा करते हैं? बिल्कुल, आई एग्री विद दिस 100%, क्योंकि मेरे हिसाब से दादा दादी और नाना नानी ये जो जोड़ा है ये पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा केयर कर सकता है बच्चों की इस दुनिया में। कोई और रिलेशन नहीं कर सकता। पेरेंट्स के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो दादा दादी और नाना नानी का आता है। जी, मैं और रागिनी लकी रहे इस मामले में कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ हिमाचल में रह के बहुत टाइम गुजारा।
और बच्चों को कहानियाँ सुनाई, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और ये मेरे हिसाब से हम नुकसान उठा रहे हैं इस चीज़ का न्यूक्लियर फैमिली की वजह से। पर अगर हम इस चीज़ पे वापस जा पाएँ, हमारी जो नई जनरेशन है, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, तो अगर साथ में रहेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पेरेंट्स उन बच्चों को सिखाएंगे वो मैं भी नहीं सिखा सकता जी। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं इसको 100% क्या 100 से ज़्यादा % होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा इस मामले में, एंड शी विल डेफिनेटली एग्री विद मी ऑलवेज। जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो तो अब बच्चों पे जो हमें ध्यान देना है, कहीं ना कहीं हम जितना मर्जी उतना चाहें कि बच्चों को टाइम दें, चाहे उनके साथ एंजॉय करें या उनकी स्टडी है उसको लेकर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई में किस तरह से, कौन बच्चों को पढ़ाता है, प्रॉपर गाइड करता है कि बेटा आपने ऐसे करना है? आप पढ़ाते हैं मैम या सर आप, या जिसको जब टाइम मिल जाए? नहीं, हमने एक अच्छा काम किया हुआ है शुरू से। बिटिया मेरी, बेटा इनका पढ़ाने के लिए जी, पढ़ाने के लिए डिवाइड कर लिया है। तो बिटिया को इन्होंने पढ़ाया शुरू से, जहाँ जरूरत होती मैं हेल्प कर देता था। जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, कंप्यूटर है, बायोलॉजी है, मैं देख लेता था, बाकी सारे ये देख लेती हैं। हिंदी संस्कृत भी मैं देख लेता था थोड़ा। और बेटे को मैंने चार्ज में रखा है, हालांकि उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल भी है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा जी। ये है। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। और मैम की खूबसूरती के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, चंद शब्द? हमने तो रेत पे यूं ही फेरी थी उंगलियां, हमने तो रेत पे यूं ही फेरी थी उंगलियां, गौर से देखा तो रागिनी की तस्वीर नजर आई। क्या बात है, क्या बात है मैम, मज़ा आ गया। और इतने अच्छे से अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर आपकी तारीफ करता है तो दिल बाग बाग हो उठता है। सब बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मैम आपसे भी बात करके। और उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शक हैं उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा आपकी पूरी लाइफ की जर्नी से। बेहद शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित होने के लिए और अपने जो यादें हैं साझा करने के लिए। अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।